समुद्री जलधारा। एक बात मैं सबसे कहना चाहता हूं, मैं ये शायद मैं रोज कहूंगा कि जितनी चीजें मैं पढ़ा रहा हूं वो पूरा तैयार कर लो। उसके बाद स्टेट पीसीएस आईएएस में एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, पर घबराना नहीं है। जिस दिन मैं ज्योग्राफी की क्लास खत्म करूंगा उसके बाद आपसे कहूंगा मार्केट का सारा पेपर उठा लो और सॉल्व करो। हमेशा ध्यान दो इस बात को, तो आपको पता चलेगा कि यार यूपीएससी जो पढ़ रहे हो कुछ नहीं है, बहुत आसान है। दूसरी चीज, जितना भी मैं मैप बना रहा हूं, मैप, उस मैप को आप बनाते चलो। जब आप मैप समझते चलोगे आप और बनाते चलोगे आप, तो यकीन करो आप स्थिति यह हो जाएगी आपकी कि शायद क्वेश्चन एक भी बाहर ना जाए। चलो, आप समुद्री जलधारा की बात चल रही थी, अब हम बात करेंगे। कल हमने ये कहा था प्रशांत महासागर की जलधारा, आज हम बात करेंगे अटलांटिक महासागर की जलधारा। अटलांटिक महासागर कि हम जलधारा की बात करें। अटलांटिक महासागर में जलधारा कैसे चलती है, किस रूप में चलती है, ध्यान देना इस बात को। अटलांटिक महासागर देखो आप, एक मैं मैप बनाना चाहता हूं। ये इक्वेटर है, हमेशा ध्यान दो, ये आपका अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर में इधर यूरोप है, इधर अफ्रीका महाद्वीप है। यह आपका उत्तरी अमेरिका है और यह आपका दक्षिणी अमेरिका है। यह नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका की बात करें हम लोग। पूरी बात ध्यान देना, यह अटलांटिक महासागर का ईस्ट भाग है, यह अटलांटिक महासागर का वेस्ट भाग है। अटलांटिक महासागर की जलधारा, यह उत्तरी अटलांटिक महासागर है और दक्षिणी अटलांटिक महासागर। ध्यान से समझो इस बात को। हम लोग बात कर चुके थे कि हमेशा जलधारा महासागर के पूर्वी भाग से चलेगी, तो जलधारा यहां से चलेगी। ये देखो, ये जलधारा है, इसका नाम है विषुवत रेखा के उत्तर में चल रही है। विषुवत रेखा के उत्तर में चल रही है, तो इसका नाम होगा उत्तरी विषुवती गर्मधारा। हमेशा ध्यान दो इस बात को, ये जो धारा है इक्वेटर के पास से चल रही है, तो उत्तरी विषुवती हम गर्म धारा की बात करें। हमेशा ध्यान दो, उत्तरी विषुवती गर्म धारा की बात करें। ये धारा जब आगे जाएगी, जब आगे जाएगी तो घूम जाएगी। अब इसी का नाम होगा अंटाइस की गर्म धारा। धारा एक ही है, कैसे उसका नाम चेंज हो रहा है। ये उत्तरी विषुवती गर्म धारा जब आगे जाएगी तो ध्यान देना, ये उत्तरी गोलार्ध की जलधारा है और पृथ्वी रोटेट कर रही है। ये बातें हम लोग कर चुके हैं। जब पृथ्वी रोटेट करती है तो उत्तरी गोलार्ध की जलधारा अपने राइट मूव कर जाती है। ये राइट है, अपने दाएं मूव कर गई, घूम गई।
इसका नाम होगा अंटाइल्स की गर्म धारा। ये धारा जब आगे जाएगी, हमेशा ध्यान दो, तो इसका नाम चेंज हो जाएगा। अब इसी का नाम हो जाएगा फ्लोरिडा। की गर्म धारा। ये धारा जब आगे जाएगी तो इसी का नाम हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम। गर्म धारा। देखो आप, धारा एक ही है। पहले हम बात करें उत्तरी विस्तृति गर्म धारा, आगे जब गई तो इसी का नाम हो गया अंटाइल्स। यह है अंटाइल्स की गर्म धारा है। गर्म धारा ये जब आगे जाएगी, आगे गई, अब इसी का नाम चेंज हो गया फ्लोरिडा की गर्म धारा। ये जब आगे जाएगी तो इसका नाम चेंज हो गया, अब गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा होगी। हमेशा ध्यान दो, ये फ्लोरिडा की गर्म धारा आगे गई तो नाम चेंज हो गया गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा। ये जब आगे जाएगी तो पछुआ पवनों के प्रभाव में आ गई। पछुआ पवने, और पछुआ पवने पश्चिम से पूरब बहती हैं, तो जल धारा भी पश्चिम से पूरब बहेगी। अब इसका नाम चेंज हो जाएगा, इसका नाम चेंज हो जाएगा। इसका नाम होगा उत्तरी अटलांटिक अपवाह, यह गर्म होगी। हमेशा ध्यान दो इस बात को, यह गर्म होगी। उत्तरी अटलांटिक अपवाह की बात करें, धारा एक है, कैसे नाम चेंज हो रहा है पूरी बात ध्यान दो। विस्तृत रेखा के उत्तर में तो उत्तरी विस्तृति गर्म धारा, यह धारा जब आगे जाएगी तो अंटाइल्स की गर्म धारा। इसी धारा का नाम आगे फ्लोरिडा, और फ्लोरिडा अमेरिका का एक प्रांत है, सोचो। तो फ्लोरिडा की यह गर्म धारा हो गई, आगे इसी का नाम चेंज हो जाएगा, इसका नाम होगा गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा। आगे जाएगी तो पछुआ पवनों के प्रभाव में आ गई। जब पछुआ पवनों के प्रभाव में आ जाएगी तो इसी का नाम हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक अपवाह। धारा एक है, और कैसे नाम इसका चेंज हो रहा है। अब ध्यान से सुनो इस बात को, मैं इसको दूसरा मैप बनाता हूं। मैं देखो आप, ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर है पूरी बात। मैंने कहा ये यूरोप है, ये आपका अफ्रीका है, ये दक्षिणी अमेरिका, और ये है आपका उत्तरी अमेरिका। चूंकि यहां स्पेस कम है, इसमें दोबारा मैप बना रहा हूं, पूरी बात ध्यान दो। ये आपका उत्तरी विषुवती गर्म धारा, ये धारा आगे जो घूम जाएगी, अब सोचो इसका नाम होगा अंटाइल्स की गर्म धारा। ये आगे जब जाएगी तो इसका नाम होगा फ्लोरिडा की गर्म धारा। अब बताओ ये दोनों गर्म क्यों होगी? ये गर्म क्यों होगी? क्योंकि इनकी दिशा किधर है? इक्वेटर से विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर है। इनकी दिशा देखो कैसे है, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर है इनकी दिशा, इसलिए गर्म होगी। हम लोग बात कर चुके हैं, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर यदि चले तो गर्म, और ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर आए तो ठंडी। ये धारा जब आगे जाएगी तो इसका नाम चेंज हो जाएगा, अब इसका नाम होगा गल्फ स्ट्रीम। गर्म धारा आगे जब जाएंगे तो पछुआ पवनों के प्रभाव में आ जाएगी, अब इसका नाम चेंज हो जाएगा, इसका नाम होगा उत्तरी अटलांटिक अपवाह। अब सोचो ये पछुआ पवनों के प्रभाव में आ जाएगी। अब पछुआ हवाएं पश्चिम से पूरब बहती हैं, तो ये भी पश्चिम से पूरब बहेगी। जब आगे हम जाएंगे, जब आगे जाएंगे तो ये दो भागों में टूट जाएगी,
एक ऊपर चली जाएगी, एक नीचे चली जाएगी। अब सोचो, ये जो नीचे आएगी इसका नाम है कनारी की ठंडी धारा। हमेशा ध्यान दो, कनारी की ठंडी धारा क्यों? ये ठंडी क्यों है? क्योंकि इसकी दिशा क्या है? ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर है इसकी दिशा। जो ऊपर गई वो नॉर्वे की, हम गर्म धारा की बात करें, ये नॉर्वे की गर्म धारा है। सोचो आप जरा, ध्यान से सुनो इस बात को। ये धारा जब आगे जाएगी तो ये आपका ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड, ये धारा चलेगी पूर्वी ग्रीनलैंड की ठंडी जलधारा। एक धारा चलेगी लैब्राडोर, ठंडी धारा। देखो जरा, ये ग्रीनलैंड है आपका। ग्रीनलैंड की जो पूर्व में चलेगी उसका नाम होगा पूर्वी ग्रीनलैंड की ठंडी जलधारा, ये लैब्राडोर की ठंडी जलधारा। दोनों धाराएं आएंगी, ये दोनों धाराएं आएंगी, दोनों का मिलन हो जाएगा। अब मिलन होगा तो सोचो, ये आगे बढ़ेंगी लैब्राडोर। इसका नाम होगा लैब्राडोर। दोनों का मिलन यहां होगा, ये मिलन होगा। और जब मिलन होगा तो ये जो प्लेस है कनाडा का न्यू फाउंड लैंड की बात करें, पूरी बात ध्यान देने इस बात को। मैं इस मैप को मिटा देता हूं। मैं अब सोचो, ये कनाडा का न्यू फाउंड लैंड है। न्यू फाउंडलैंड, यहां क्या होगा? यहां सदैव कोहरा बना रहता है तथा मत्स्यन होता है। हमेशा ध्यान दे इस बात को, पूरी बात। ये दोनों जलधाराओं का मिलन होगा कनाडा का न्यू फाउंडलैंड द्वीप के पास। चूंकि एक गर्म है एक ठंडी है, सोचो, एक गर्म है एक ठंडी है। जब दोनों का मिलन होगा तो न्यू फाउंडलैंड द्वीप के पास फॉग बना रहेगा। फॉग, कोहरे का मौसम हमेशा बना रहेगा। और जहां ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा मिलती है, जहां ठंडी जलधारा गर्म जलधारा मिलती है, स्वाभाविक है वह मत्स्यन बड़े पैमाने पर होता है। मत्स्यन बड़े पैमाने पर होता है। पूरी बात ध्यान देना इस बात को। इसको मैं फिर रिपीट करता हूं। मैं देखो ध्यान से, पूरी बात ध्यान देना इस बात को। देखो, अब उत्तरी विषुवती गर्म धारा आगे जब जाएगी तो एंटाइल्स की गर्म धारा, आगे जाएगी तो फ्लोरिडा की गर्म धारा, आगे जब गई तो गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा। अब सोचो, ये जब आगे जाएगी तो उत्तरी अटलांटिक अपवाह आ जाएगा। उत्तरी अटलांटिक अपवाह की बात करें, ये सोचो, ये उत्तरी अटलांटिक अपवाह है क्योंकि पछुआ पवनों के प्रभाव में आ गया। आगे जब जाएगी तो धारा दो भागों में टूट जाएगी। ऊपर नॉर्वे की गर्म धारा, नीचे आएगी कनारी की ठंडी जलधारा। अब सोचो, एक विशाल जलधारा से ऊपर गई। जब विशाल जलधारा से ऊपर जाएगी तो जल को पुश करेगी, और जल हमेशा अपने तल को बैलेंस करता है। ये जब जल को पुश करेगा, ये जलधारा, तो स्वाभाविक है ये इसको पुश करेगा, ये इसको पुश करेगा, ये इसको पुश करेगा, ये इसको पुश करेगा। तो ग्रीनलैंड की पूर्व में एक जलधारा चलेगी। ये आपका ग्रीनलैंड है, इसके पूर्व में जलधारा चलेगी। इसका नाम होगा पूर्वी ग्रीनलैंड की ठंडी जलधारा। अब ध्यान से सुनो इस बात को। ये जो पूर्वी ग्रीनलैंड है, इसकी ठंडी जलधारा इधर कौन सी है? लैब्राडोर की ठंडी जलधारा, लैब्राडोर की ठंडी जलधारा।
आप सोचो दोनों का मिलन होगा। अब मिलन कहां होगा? लैब्राडोर के। अब सोचो ये आगे मिलके एक हो जाएंगे, इसका नाम होगा लैब्राडोर की ठंडी जलधारा। ये गल्फ स्ट्रीम है और ये क्या है? कनाडा का न्यू फॉलैंड द्वीप है। दोनों का मिलन कहां होगा? न्यू फाउंडलैंड। ये कनाडा का द्वीप है। यहां सदैव कोहरा बना रहता है, तब मत्स्यन होता है यहां पे। ये अब एक चीज सोचो जरा, हमेशा ध्यान दो इस बात को। देखो पहली चीज देखो आप, ये जो नार्वे है, नार्वे की गर्म धारा है। ये जब नार्वे की गर्म धारा जब प्रवाहित होती है ना, नार्वे की जब गर्म धारा प्रवाहित होती है तो स्वाभाविक है नार्वे का तट जमने नहीं पाता। वो जम नहीं पाता है। हमेशा ध्यान दो इस बात को, वो कभी भी जमने नहीं पाता। इसलिए ठंड के मौसम में नार्वे का तट कभी भी नहीं जम नहीं पाता, क्योंकि नार्वे की गर्म जलधारा प्रवाहित होती है। ये जो है गल्फ स्ट्रीम, कई जगह उत्तरी अटलांटिक अपवाह को गल्फ स्ट्रीम भी कहा जाता है। और इस गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा को यूरोप का कंबल कहते हैं। यूरोप का कंबल क्यों कहते हैं? हमेशा ध्यान दो, गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा को यूरोप का कंबल क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह गर्म जलधारा है, इसके ऊपर हवाएं प्रवाहित होती हैं। जब हवाएं प्रवाहित होंगी तो क्या होगा? हवाएं गर्म होगी, और जब गर्म होगी तो यूरोप के पश्चिमी भाग में जब गर्म हवाएं जाती हैं तो शीत ऋतु में पश्चिमी भाग में ज्यादा ताप गिरने नहीं पाता है। इसलिए इस गल्फ स्ट्रीम को क्या कहा जाता है? यूरोप का कंबल कहा जाता है। ध्यान दो इस बात को। इसको मैं इस तरह लेके चलता हूं, मैं इसको हमेशा ध्यान दे इस बात को। जो नार्वे की धारा है, जलधारा, इसके कारण क्या होता है? नार्वे का तट जमने नहीं पाता है क्योंकि गर्म है। परिणामतः नार्वे का तट सदैव खुला रहता है। हमेशा यह धारा रूस के मरमुंस्क तक प्रवाहित होती है। अतः मरमुंस्क बंदरगाह शीत ऋतु में भी जमने नहीं पाता है। मरमुंस्क बंदरगाह शीत ऋतु में जमने नहीं पाता है। रूस शीत ऋतु में यहां से व्यापार करता है। पूरी बात ध्यान देने इस बात को, ध्यान से सुनो इस बात को। यह नार्वे की जलधारा है, इसके कारण नार्वे का तट जमने नहीं पाता है। परिणामतः नार्वे का जो तट है सदैव खुला रहता है। यह गर्म जलधारा है, नार्वे की गर्म जलधारा। यह धारा जो है रूस के मरमुंस्क तक प्रवाहित होती है। मरमुंस्क एक बंदरगाह है उत्तरी भाग में, अतः मरमुंस्क बंदरगाह शीत ऋतु में भी जमने नहीं पाता। रूस शीत ऋतु में यहां से व्यापार करता है। एक एग्जांपल लेता हूं मैं। इस मैप को देखो आप ध्यान से, मैप को देखो आप, इस मैप को। फिर मैंने क्या कहा? पूरी बात ध्यान देने इस बात को। यह बंदरगाह है, इस मैप को देखो आप। यह पूर्वी ग्रीनलैंड की ठंडी जलधारा है, और जहां जहां ठंडी जलधारा प्रवाहित होगी वहां का ताप क्या होगा? कम होता जाएगा। यह किनारे की ठंडी जलधारा है, और यह महाद्वीप के कहां बह रही है? पश्चिमी तट पर और महासागर के पूर्वी तट पर।
चूंकि महासागर के पूर्वी तट पर प्रवाहित होती है और महाद्वीप के पश्चिमी तट पर प्रभावित होती है, महाद्वीप के पश्चिमी तट पर। तो चूंकि पश्चिमी तट पर, महाद्वीप के पश्चिमी तट पर प्रभावित हो रही किनारे की ठंडी जलधारा, हमेशा जानो किनारे की, ये तो नॉर्वे की बात करते हैं हम लोग हमेशा। दूसरी चीज हम बात करें, गल्फ स्ट्रीम की बात करें हम लोग। गर्म जलधारा ये क्या है? इसे यूरोप का कंबल कहा जाता है, क्योंकि इसके कारण यूरोप का ताप गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा, इसे यूरोप का कंबल कहा जाता है, क्योंकि इसके कारण यूरोप का ताप ज्यादा गिरने नहीं पाता है हमेशा। तो गल्फ स्ट्रीम को क्या कहते हैं? यूरोप का कंबल कहा जाता है। हमेशा ध्यान दो, ये जो गल्फ स्ट्रीम है इसे यूरोप का कंबल कहा जाता है, क्योंकि इसके कारण यूरोप का ताप ज्यादा गिरने नहीं पाता है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। पहली चीज, गल्फ स्ट्रीम को, एक सिंपल क्वेश्चन, किस जलधारा को गल्फ स्ट्रीम? एक बात और याद रखना है, धारा एक ही है, अंटाइल्स, उसी को फ्लोरिडा, उसी को गल्फ स्ट्रीम भी कहते हैं। और गल्फ स्ट्रीम का अगला नाम है उत्तरी अटलांटिक अपवाह। यह गर्म होती है। गर्म क्यों होती है? क्योंकि स्थलीय भाग का, उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग का विस्तार ज्यादा है। उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग का विस्तार ज्यादा है। ध्यान देना इस बात को। उत्तरी अटलांटिक अपवाह ये गर्म होगी। तो गल्फ स्ट्रीम पूछे चाहे उत्तरी अटलांटिक अपवाह पूछे, दोनों एक ही है। इसी धारा का अगला नाम है नॉर्वे की धारा, गर्म धारा हमेशा। और नॉर्वे की गर्म जलधारा जहां जहां प्रवाहित होगी वहां का ताप बढ़ जाएगा। इसे नॉर्वे की गर्म जलधारा के कारण नॉर्वे का तट कभी भी जमने नहीं पाता है। अब एक चीज सोचो जरा, फिर एक प्रश्न, किनारे की ठंडी जलधारा देखो जरा। यह धारा अटलांटिक महासागर के पूर्वी भाग, महासागर के पूर्वी भाग या महाद्वीप के पश्चिमी भाग में, पश्चिमी महाद्वीप के पश्चिमी तट के पास से प्रवाहित होती है। इसलिए यहां का ताप कम होता है। परिणामतः वाष्पीकरण कम होने से आर्द्रता कम होती है। आर्द्रता कम होते जिससे अफ्रीका के पश्चिमी भाग में सहारा मरुस्थल पाया जाता है। सहारा मरुस्थल पाया जाता है। हमेशा ध्यान दो, यह किनारे की ठंडी जलधारा है। यह जो जलधारा है अटलांटिक महासागर के पूर्वी भाग यह महाद्वीप के पश्चिमी तट के पास से प्रवाहित होती है। इससे यहां का ताप कम होता है। परिणामतः वाष्पीकरण कम होने से आर्द्रता कम होती है, जिससे अफ्रीका के पश्चिमी भाग में सहारा मरुस्थल पाया जाता है। ये आपका अफ्रीका है। यहां पे क्या पाया जाएगा? रेगिस्तान पाया जाएगा।
हमेशा ध्यान दें इस बात को। तो सारा जो मरुस्थल का डेजर्ट है, उसका मूल कारण यह भी है कि वहां कनारी की ठंडी जलधारा प्रवाहित होती है। अब एक चीज सोचो जरा, ये जो जलधारा है, हमेशा ध्यान दो इस बात को, इसे ध्यान से समझो इस बात को। गल्फ स्ट्रीम, नॉर्वे की गर्म जलधारा और कनारी की ठंडी जलधारा। अब ध्यान देना इस बात को। हमेशा ध्यान दें इस बात को। सबसे बड़ी चीज, न्यू फॉलैंड द्वीप के पास मछली का उत्पादन ज्यादा, उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर हैं। यहां बैंक्स पाए जाते हैं। बैंक्स कहते हैं उथले सागर को, जिसकी चर्चा हम अगले टॉपिक में करेंगे, विधिवत करेंगे उसको। बस मैं इतना ही चर्चा करके छोड़ दिया हूं। मछली पाई जाती है, रीजन क्या है और विशेष एरिया में मछली क्यों पाई जाती है, उसके पीछे भी फैक्टर है जिसकी बात हम लोग आगे करेंगे। अब ध्यान देना इस बात को। यदि हम मैप बना दें तो एक चीज याद रखना, देखो आप, यदि मैप बनाते हैं हम लोग, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। ये आपका इक्वेटर है, ये आपका यूरोप है। एक रफली मैंने मैप बनाया है, ये अफ्रीका महाद्वीप है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। ये आपका यूरोप है, ये आपका नॉर्वे है, ये आपका मरमुस्क बंदरगाह है, ये रूस के अधीन है, ये पूरा आपका ग्रीनलैंड है। अब इस मैप में देखो, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ये यूरोप है। एक मैं रफली एक मैप खींचा हूं मैं, पूरी बात देखो आप। ये धारा चलती है, उत्तरी विस्वती धारा, ये धारा चलती है। अब सोचो जरा, ये दक्षिणी अमेरिका है, अमेरिका महाद्वीप है। ये धारा आगे घूम जाएगी, आगे घूम गई, इसका नाम चेंज हो जाएगा। ये धारा जाकर फ्लोरिडा हो जाएगी, ये धारा आगे जाएगी, गल्फ स्ट्रीम हो जाएगी। अब ये धारा आगे जाती जा रही है, ये गल्फ स्ट्रीम हो जाएगी। पूरी बात ये जो देखो होगा, ये उत्तरी विस्वती, ये आपका अंटाइल्स है, ये आपका क्या है, फ्लोरिडा है। कि गर्म गर्म, ये आपका गल्फ स्ट्रीम है कि गर्म धारा। ये जाएगी, आगे जाएगी तो पछुआ पवनों के प्रभाव में आ गई।
उत्तरी अटलांटिक अपवाह, ये धारा जब आगे जाएगी तो दो भागों में टूट गई। हमेशा ये नॉर्वे है, ये कनारी है, ये कनारी, ये आपका पूरा सहारा का मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल। ये आपका कनारी की ठंडी धारा है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। कनारी की ठंडी जलधारा है। अब ध्यान से सुनिए इस बात को। ये जब धारा आगे जाएगी तो धारा यूं जाती है। हमेशा ये नॉर्वे की गर्म धारा, ये धारा जब आगे जाती है, पूरी बात ध्यान दो, जब धारा जब आगे जाएगी तो यहां का ताप, पूरी बात, ये नॉर्वे है, ये धारा आगे जा रही है, ये नॉर्वे की गर्म जलधारा जहां जहां प्रवाहित होगी वहां का ताप बढ़ता चला जाएगा। शीत ऋतु में भी नॉर्वे का तट जमने नहीं पाता, जबकि बगल में क्या चीज है, स्वीडन है, फिनलैंड है, इनका तट जम जाता है। हमेशा ध्यान दो, स्वीडन और फिनलैंड का जो तट है वो जाड़े में, शीत ऋतु में जम जाता है, पर इनका तट कभी भी जमने नहीं पाता। गारवे की ये जो गल्फ स्ट्रीम है, इसी को कहा जाता है उत्तरी अटलांटिक अपवाह कहा जाता है। आप सोचो जरा, ये मरमुस्क बंदरगाह है, ये भी जमने नहीं पाता, ये धारा आगे से मुड़ जाती है और एक विशाल जलराशि इधर चली जाएगी। अब ये क्या करेगा, जो जल आगे बढ़ा वो जल को पुश करेगा, ये इसको पुश करेगा, ये इसको पुश करेगा, ये इसको पुश करेगा, पुश करेगा, इधर से एक जलधारा चलेगी। इसको कहते हैं पूर्वी ग्रीनलैंड की ठंडी जलधारा। यह क्या लैब्राडोर है, लैब्राडोर लैब्राडोर की ठंडी जलधारा। अब एक चीज सोचो, यह आपका कनाडा के न्यूफाउंडलैंड है, यह कनाडा द्वीप, न्यूफाउंडलैंड द्वीप, न्यू फाउंडलैंड द्वीप है। ये जब धारा आगे आती है, ये धारा आगे, दोनों का मिलन हो जाएगा, ये धारा आगे बढ़ेगी और गल्फ स्ट्रीम से जाके क्या हो जाएगी, मिल जाएगी, दोनों का मिलन होगा कनाडा के न्यूफाउंडलैंड द्वीप के पास। अजब एक चीज सोचो आप, हमेशा ये गर्म जलधारा है, ये ठंडी जलधारा है, इसके ऊपर हवाएं होगी, इसके ऊपर भी हवाएं होंगी, ठंडी जलधारा के ऊपर की हवाएं ठंडी होगी, गर्म जलधारा के ऊपर की हवाएं गर्म होगी। जब दोनों का मिलन होगा तो होगा क्या, पूरी बात ध्यान दो, स्थिति यह होगी कि ये हवा है ठंडी, इसके ऊपर क्या होगा, गर्म होगी, गर्म हवाओं में आर्द्रता होगी। जब यह हवाएं ठंडी हवाओं के संपर्क में आएंगी तो इन गर्म हवाओं में जलवाष्प है, वो संघनित हो जाएगा, इससे यहां क्या बनेगा, फॉग बनेगा, यहां कोहरे का क्या होगा, निर्माण होगा। आप सोचो, ये जो धारा आ रही है, ये धारा जो आ रही है कनारी, देखो आप कनारी की जो ठंडी जलधारा है, यहां का ताप बहुत कम हो जाएगा। जब ताप कम हो जाएगा तो यहां सहारा का मरुस्थल पाया जाएगा। सहारा का मरुस्थल, डेजर्ट एरिया। तो सहारा का मरुस्थल क्यों पाया जाता है, उसके पीछे यह कारण है। क्लियर? अब एक चीज सोचो जरा, फिर एक प्रश्न, ये जब जलधारा प्रवाहित होती है तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में क्या होता है, हमेशा उत्तरी अटलांटिक महासागर में सारगैसो सागर पाया जाता है। सागर की बात करें, यहां सारगैसो सागर पाया जाता है।
इस सागर का अक्षांशी जो विस्तार है 20 अंश नॉर्थ से लेकर 40 अंश नॉर्थ। देशांतर जो विस्तार है 35 अंश वेस्ट से लेकर 70 अंश वेस्ट देशांतर तक। अब सोचो जरा, सारगेश्वर सागर की बात करें, हमेशा ध्यान दो, इस सागर का अक्षांशी विस्तार है 20 अंश नॉर्थ, अक्षांशी विस्तार 20 अंश उत्तरी अक्षांश से लेकर 40 अंश उत्तरी अक्षांश। ध्यान देना, उत्तरी अक्षांश है, नो दक्षिणी अक्षांश। 40 अंश उत्तरी अक्षांश से लेकर 20 अंश उत्तरी अक्षांश से लेकर 40 अंश उत्तरी अक्षांश। इसका जो देशांतर विस्तार है 35 अंश पश्चिमी देशांतर से लेकर 75 अंश पश्चिमी देशांतर तक। हमेशा ध्यान दो इस बात को, 35 अंश पश्चिमी देशांतर से लेकर 75 अंश पश्चिमी वेस्ट देशांतर, वेस्ट मतलब पश्चिमी देशांतर तक इसका विस्तार है। आप सोचो जरा, इसी सारगेश्वर सागर में बर्मुडा ट्रायंगल पाया जाता है। आप सोचो यहां क्या होता है, बर्मुडा ट्रायंगल स्थित है। हमेशा जान दो, यहां बर्मुडा ट्रायंगल स्थित है। अब एक चीज सोचो जरा, इसकी विशेषता क्या है। मैं थोड़ा सा एग्जांपल लेता हूं मैं आपसे। इस मैप को देखियो आप, इसका अक्षांशी विस्तार 20 से लेकर 40, देशांतर विस्तार 35 से लेकर। इस बर्मुडा ट्रायंगल की खासियत क्या है, कोई शिप या प्लेन यहां डूब जाती है। अब सोचो, यहां को जो शिप या प्लेन डूब जाती है, उसके पीछे कई विचार हैं। आखिर बर्मुडा ट्रायंगल में कोई शिप क्यों डूबती है? देखो रीजन क्या है। समानतः 3 धारणाएं हैं। पहली धारणा यह है कि जब जल धाराएं जब बहुत तेजी से प्रवाहित होती हैं, पूरी बात ध्यान दो, ये जो जल धाराएं जब बहुत तेजी से प्रवाहित होती है तो समुद्र का जल घूम जाता है। आपने बचपन में तालाब में स्नान किया होगा, जब समुद्र का जल जब घूमने लगता है तो उसके बीच में जो भी कुछ शिप आ जाएगी वो सीधे नीचे चली जाएगी। परिधारणा खंडित हो गई। दूसरे ये कहा गया था कि बर्मुडा ट्रायंगल के केंद्र में पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड। और जब उस मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर से जब प्लेन गुजरती है तो हमेशा ध्यान इस बात को, प्लेन के इंजन काम करना बंद कर देता है और प्लेन धीरे धीरे समुद्र में समा जाती है। पर दोनों धारणाएं खंडित हो चुकी हैं। तीसरी जो धारणा है जिस पर आम सहमत है, ये जो सारगेश्वर सागर है, यहां घास पाई जाती है, सारगेसम घास पाई जाती है। यह घास सड़ती है तो मीथेन का स्राव होता है और मीथेन गैस हल्की होती है। साइंटिस्ट का क्या कहना है, यह मीथेन गैस ऊपर उठती है। यह हमारी शिप है, ध्यान दो, यह हमारी शिप है। यह मीथेन गैस ऊपर उठेगी। जब ऊपर उठती है मीथेन गैस तो जल को पुश करती है ऊपर, और जब जल को पुश करती है तो अचानक जल पुनः ऊपर से नीचे आता है। जो ऊपर से नीचे आएगा तो इसके शिप के नीचे लो प्रेशर, ऊपर हाई प्रेशर। हाई प्रेशर क्या करता है, इस शिप को पुश कर देता नीचे। शिप सीधे समुद्र में क्या हो जाती है, डूब जाती है। बर्नौली थ्योरम की हम बात करें, हमेशा ध्यान दो। लेकिन ये जो सारगेसम घास है, इसके संबंध में जो कॉन्सेप्ट है ये सर्वमान्य है और अन्य धारणाएं खंडित इसलिए हो चुकी हैं कि ये जलधारा तो प्रशांत महासागर में भी मूव करती है, घूमती है।
दक्षिणी अटलांटिक महासागर में भी घूमती है, तो वहां बर्मुडा ट्रायंगल जैसी स्थिति क्यों नहीं पाई जाती हमेशा? अब एक ट्रायंगल की स्थिति क्या है देखो आप, ये जो ट्रायंगल है, पूरी बात ध्यान देना, उत्तरी अटलांटिक अपवाह की बात करें, यह आपका इक्वेटर है, ये 20 अंश उत्तरी अक्षांश, ये 40 अंश उत्तरी अक्षांश है, नॉर्थ नॉर्थ, इनके बीच ये जो है आपका 35 अंश पश्चिमी देशांतर है। ये जो आपका 75 अंश पश्चिमी देशांतर है। अब सोचो, ये आपका ट्रायंगल है, ये पूरा ट्रायंगल है, यही बर्मुडा ट्रायंगल है, और यहां ये पूरा सार्गेसो सागर है, ये पूरा का जो पूरा है सार्गेसो सागर है। और इस सागर में क्या पाई जाती है? सार्गैसम घास पाई जाती है, सार्गैसम घास पाई जाती है। आप सोचो, इसका जो एक सिरा आपका अमेरिका में पड़ेगा, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, विशेषकर ये जो पाया जाता है, जो मैक्सिको की खाड़ी है, मैक्सिको की खाड़ी, कैरिबियन सी चले जाओ आप, कैरिबियन सी से थोड़ा सा पूर्व जाओगे तो वहां पे बर्मुडा ट्रायंगल पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैप बनाया जाए, पूरी बात ध्यान दो इस बात को, ये आपका बर्मुडा ट्रायंगल है, क्यूबा के पास का इलाका है, हैती के पास का इलाका है, वहीं पर बर्मुडा ट्रायंगल है। अब एक चीज सोचो जरा, एक बात हमेशा याद रखना है, 20 अंश उत्तरी अक्षांश से लेकर 40 अंश उत्तरी अक्षांश और 35 अंश पश्चिमी देशांतर से लेकर 75 अंश पश्चिमी देशांतर के बीच इसका विस्तार है। अब ध्यान देने इस बात को, पहली चीज, ये तो उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधारा। अब दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधारा देखो आप, दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधारा देखो आप, दक्षिणी अटलांटिक महासागर की हम जलधारा की बात करें, पूरी बात ध्यान देना, यह आपका इक्वेटर है, यह आपका अफ्रीका महाद्वीप है, यह आपका यूरोप है, यह उत्तरी अमेरिका है, यह दक्षिणी अमेरिका है। जलधारा यहां से चलेगी, इसका नाम है दक्षिणी विस्वती गर्मधारा। ये धारा आगे जाके घूम जाएगी, साउथ में किधर घूमेगी? लेफ्ट। लेफ्ट क्यों घूमेगी? हम लोग पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी रोटेट कर रही है, एक कोरियोलिस फोर्स उत्पन्न होता है, जिससे उत्तरी गोलार्ध में अपने राइट और दक्षिणी गोलार्ध में लेफ्ट घूम जाती हैं। ये घूम जाएगी, ये ब्राजील का पूर्वी भाग है, तो पूर्वी ब्राजील की गर्म धारा। अब बताओ, ये गर्म क्यों होगी? ये गर्म क्यों होगी? क्योंकि ध्रुवों से किधर जा रही है? सॉरी, विस्तृत रेखा से किधर जा रही है? ध्रुवों की ओर जा रही है। चूंकि विस्तृत रेखा से ध्रुवों की ओर जा रही है, अतः गर्म होगी। आगे जब जाएंगे, ये सीधे पछुआ पवनों के प्रभाव में आ जाएगी। अब पछुआ के पवनों के प्रभाव में आने के बाद ये पश्चिम से किधर बहेगी? पूर्व बहना शुरू कर देंगी। इसका नाम होगा दक्षिणी
अटलांटिक अपवाह, ये जो है ठंडी होगी। क्यों ठंडी होगी? क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग का विस्तार क्या है? ज्यादा है। ये धारा जब आगे जाएगी तो सोचो, एक धारा तो आगे निकल जाएगी और एक धारा यूं घूम जाएगी। इसका नाम होगा वेनेजुएला। अब सोचो जरा, ये वेनेजुएला की ठंडी जलधारा है, ये अफ्रीका की कहां बहती है? पश्चिम में बहती है। मैप में देखो आप, ये दक्षिणी विस्तृति गर्म धारा आगे जाके घूम जाएगी लेफ्ट, तो पूर्वी ब्राजील की गर्म धारा। ये जब आगे जाएगी तो हमेशा जान दो, अब इसका पछुआ पवनों के प्रभाव में आ जाएगी। इसका नाम चेंज हो गया, इसका नाम होगा दक्षिणी अटलांटिक अपवाह की बात करें। ये जब आगे जाएगी तो सीधे पुनः घूम जाएगी ये। अब इसका नाम, अब ये ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बह रही है। हम लोग पढ़ चुके हैं, ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर आएगी तो ठंडी, अब विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर आएगी तो क्या होगी? गर्म। वेनेजुएला की ठंडी जलधारा। ये पूरा साइकिल आपका पूरा हो गया। अब मैं एक मैप बनाता हूं, लेकिन एक चीज ध्यान देना इस बात को, ये फॉकलैंड द्वीप है। देखो, ये फॉकलैंड द्वीप है, यहां से एक ठंडी जलधारा चलती है, इसका नाम है फॉकलैंड। इसका नाम है फॉकलैंड की ठंडी जलधारा। अब मैं एक मैप बनाता हूं, हमेशा ध्यान दो इस बात को। दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका का मैप देखो आप। बस जलधाराओं के मैप को दिमाग में रखो, कौन सी गर्म होगी और कौन सी ठंडी होगी। बस दिशा किधर है ये ध्यान दोगे तो पता चल जाएगा कौन सी गर्म होगी और कौन सी ठंडी होगी। अब सोचो जरा आप, यदि जलधारा की बात करें हम लोग, तो मैप में देखो आप, ये आपका दक्षिणी अमेरिका, ये आपका है अफ्रीका महाद्वीप। ये आपका इक्वेटर, इक्वेटर ही है 0 अक्षांश रेखा, विषुवत रेखा। मैप में ध्यान दो इस बात को। ये ब्राजील है आपका, ये पूरा जो आपका है ये पूरा ब्राजील है, ब्राजील। अब यदि ब्राजील की हम बात करें, दक्षिणी अमेरिका, पूरी बात ध्यान दो। ब्राजील की बात करें, यह आपका है पेंटागोनिया का मरुस्थल, ये जो आपका है कालाहारी मरुस्थल, अब मैप पे देखो आप, धारा यहां से चलेगी, इसका नाम क्या होगा? दक्षिणी विषुवती गर्म धारा। ये धारा जब आगे जाएगी तो ब्राजील का पूर्वी भाग है, ये ब्राजील का पूर्वी भाग है, तो पूर्वी ब्राजील की
गर्भधारा। ये धारा जब आगे बढ़ेगी तो पछुआ पवनों के प्रभाव में आ जाएगी। इसका नाम है दक्षिणी अटलांटिक अपवाह। ये ठंडी होगी, जब आगे जाएगी दो भागों में टूट जाएगी, एक शाखा इधर जाएगी और एक शाखा यूं चली जाएगी। इसका नाम है वेनेजुएला। अब पूरी बात ध्यान दे इस बात को। ये आपका फॉकलैंड द्वीप है, एक जलधारा यूं चलती है, फॉकलैंड। पूरी बात ध्यान देने इस बात को। मैंने ये कहा था जहां जहां ठंडी जलधारा प्रवाहित होती है, स्वाभाविक है वहां का ताप कम होगा, वाष्पीकरण कम होगा, आर्द्रता कम होगी, वर्षा कम होगी, डेजर्ट पाया जाएगा। देखो अब ये बात हो चुकी थी, हमेशा जानते इस बात को, ये बात हो चुकी थी। ये वेनेजुएला की ठंडी जलधारा है, ये अफ्रीका महाद्वीप है कि पश्चिम में प्रवाहित हो रही है। स्वाभाविक है यहां क्या पाया जाएगा, डेजर्ट। ये ठंडी जलधारा है तो डेजर्ट। लेकिन प्रश्न ये पूछा गया, अब देखो ये फॉकलैंड की ठंडी जलधारा है, यहां पे ऑलरेडी ताप कम होगा, यहां पेंटागोनिया का क्या पाया जा रहा है, मरुस्थल। हम लोग पढ़ चुके थे, एक तो एंडीज है, पछुआ हवाओं को रोक देता है यह, और नीचे क्या हो रहा है, फॉकलैंड की ठंडी जलधारा प्रवाहित होती है, इसके कारण यहां का ताप गिर जाता है, वाष्पीकरण नहीं होता, वर्षा नहीं होती, इसे यहां डेजर्ट पाया जाता है। अब एक चीज सोचो, पूरी बता दो, दुनिया के जितने डेजर्ट है, अधिकांश डेजर्ट महाद्वीप के पश्चिमी भाग में है, पर पेंटागोनिया का जो मरुस्थल है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी भाग में है, दक्षिणी पूर्वी भाग में। क्यों? क्योंकि फॉकलैंड की जो ठंडी जलधारा है ये इसके पूर्व में बह रही है। यदि यहां फॉकलैंड की ठंडी जलधारा नहीं होती और इंडीज पर्वत नहीं होता तो शायद यहां डेजर्ट नहीं पाया जाता। एक तो रेन शेडो एरिया भी है, और दूसरा नीम ऊपर से करेला, कहा था करेला ऊपर नीम चढ़ा, करेला तो खुद ही कड़वा होता है और नीम के पेड़ पर चढ़ गया तो और कड़वा हो जाएगा। तो एक तो एंडीज के पश्चिमी रेन शेडो एरिया है और ऊपर से ठंडी जलधारा प्रवाहित होती है। अब सोचो जरा, ये स्थिति पैदा होती है। मैंने कहा वेनेजुएला की ठंडी जलधारा है। अब सोचो यहां भी डेजर्ट पाए जाएंगे। ब्राजील की पूर्वी भाग में बह रही है तो पूर्वी ब्राजील की गर्म धारा, नाम रटने की जरूरत नहीं है, फॉकलैंड द्वीप के नाम पर फॉकलैंड की ठंडी जलधारा। दक्षिणी अटलांटिक अपवाह है, विषुवत रेखा के दक्षिण में तो दक्षिणी विषुवती गर्म धारा और वेनेजुएला की ठंडी जलधारा। ये किनारी आ रही है, सहारा मरुस्थल, ये दोनों का मिलन होगा, विशाल जलराशि इधर जाएगी। जब इधर जल की मात्रा ज्यादा होगी तो एक विपरीत विषुवती धारा चल पड़ेगी, विपरीत विषुवती गर्म धारा। ये हुआ दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधारा है। ठीक है, अब हम बात करें हिंद महासागर की जलधारा है। ध्यान दो इस बात को। यदि हिंद महासागर की जलधारा की हम बात करें, हिंद महासागर की जलधारा की यदि हम बात करें, उत्तरी हिंद महासागर, दक्षिणी हिंद महासागर, उत्तरी हिंद महासागर की जलधारा मैप में देखो आप तो मजा आएगा। ये अफ्रीका महाद्वीप है,
ये भारतीय उपमहाद्वीप है। ये जो उत्तरी हिंद महासागर है, जलधारा, उत्तरी हिंद महासागर की जो जलधारा है, मौसम में परिवर्तन से धारा की दिशा चेंज। यहां क्या होता है, मौसम में परिवर्तन से जलधारा की दिशा बदल जाती है। उत्तरी हिंद महासागर की जलधारा को देखो आप। हम सबसे पहले उत्तरी हिंद महासागर की जलधारा की बात करें, हम शीत ऋतु की बात करें। हम शीत ऋतु में जलधारा को मैप बना रहे हैं। ध्यान दो इस बात को, ध्यान से सुनना। यह शीत ऋतु की बात करें। शीत ऋतु में स्थलीय भाग पर, क्योंकि स्थलीय भाग ठंडा हो जाएगा, जलीय भाग कम ठंडा होगा। स्थलीय भाग ज्यादा ठंडा होगा, जलीय भाग गर्म होगा। स्थलीय भाग पर हाई प्रेशर, जलीय भाग पर लो प्रेशर, क्योंकि शीत ऋतु है। स्थलीय भाग पर हाई प्रेशर, जलीय भाग पर लो प्रेशर। हवाएं हमेशा स्थल से समुद्र की ओर चलती है। तो जब शीत ऋतु में स्थलीय भाग पर हाई प्रेशर, ये समुद्र है, ये अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है। देखो आप, ये आपका बंगाल की खाड़ी है, ये आपका अरब सागर है। थोड़ा सा ध्यान दो इस बात को। शीत ऋतु में स्थलीय भाग पर हाई प्रेशर, जलीय भाग पर लो प्रेशर। तो स्वाभाविक है हवाएं स्थल से समुद्र की ओर चलेगी। यूं हवाएं चलेंगी। अब इन हवाओं की दिशा देखो, इन हवाओं की दिशा क्या है, यूं है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की ओर है। इनकी दिशा देखो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। इनकी जो दिशा है नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की ओर है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। इनकी दिशा देखो, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की ओर है इनकी दिशा। स्वाभाविक इनकी दिशा क्या होगी, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की ओर होगी। मैंने क्या बताया, जलधारा को दिशा कौन देता है, हवा है। यदि हवा न चले तो जलधारा की दिशा ही नहीं, जलधारा उत्पन्न होगी ही नहीं। हमेशा हवा की दिशा चेंज हो जाए तो जलधारा की दिशा क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। आज जब इन हवाओं की दिशा नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की ओर है, तो इन हवाओं का नाम होगा, इन हवाओं का नाम होगा उत्तरी पूर्वी मानसूनी हवाएं। अब सोचो, इन हवाओं का जो नाम होगा उत्तरी पूर्वी मानसूनी हवाएं, इनका नाम होगा। अब हमेशा ध्यान दो, ये जल को पुश करेंगी, जल को पुश करेंगी तो मलक्का जलडमरू से लेकर के एक जलधारा चल पड़ेगी। ये जलधारा क्या होगी, इस बंगाल की खाड़ी को अरब सागर की खाड़ी को फॉलो करेगी। अब एक चीज सोचो जरा, ये आपका इक्वेटर है, विषुवत रेखा है। हमेशा ध्यान दो इस बात को, ये आपकी विषुवत रेखा है, ये इक्वेटर है। मैंने क्या बताया, उत्तरी पूर्वी मानसूनी हवाएं। शीत ऋतु में स्थलीय भाग ठंडा होगा, जलीय भाग गर्म होगा। स्थलीय भाग पर हाई प्रेशर, जलीय भाग पर लो प्रेशर। हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं, तो हवाएं यूं चलेंगी। लेकिन हवाएं घूम जाएंगी, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध की हवा है। पूरी बात ध्यान दो, ये उत्तरी गोलार्ध की हवा है। हमेशा तो घूम जाएंगी, और किधर घूमेगी, अपने राइट घूम जाएगी। जैसे ये हवाएं, मैं राइट घूम गया, ये राइट घूम गई तो राइट घूम गई। अब सोचो, इसको चलना चाहिए इस तरह, चलना इस तरह चाहिए कि घूम गई, राइट घूम गई। तो नॉर्थ ईस्ट,
तो इन हवाओं का नाम होगा उत्तरी पूर्वी मानसूनी हवाएं। और यह हवाएं समुद्र के जल को पुश करेगी तो जलधारा का नाम का रूप ले लेगी। अब सोचो, तो जलधारा मलक्का जल डमरू से शुरू होगी और इसको फॉलो करेगी। देखो, अब बंगाल की खाड़ी को फॉलो करेगी। ये पूरा इसका नाम होगा, इस जलधारा का नाम होगा उत्तरी पूर्वी। चूंकि ये हवाएं इस धारा को नाम दे रही हैं, जलधारा को उत्पन्न कर रही हैं, इस जलधारा का नाम होगा उत्तरी पूर्वी मानसूनी अपवाह। उत्तरी पूर्वी मानसूनी अपवाह, इसका नाम होगा उत्तरी पूर्वी मानसूनी अपवाह। यह धारा जब आगे जाएगी तो सीधे से एक विशाल जलराशि इधर आ गई। चूंकि विशाल जलराशि इधर आ गई, अब ये धारा फिर आगे चलेगी। इसको विपरीत विस्मृति धारा, हमेशा ध्यान दो इस बात को, ये पूरी गर्म होगी। इसका अर्थ ये है, हमेशा ध्यान दो, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये कि हिंद महासागर में, उत्तरी हिंद महासागर में केवल गर्म जलधारा प्रवाहित होती है। पूरी बात ध्यान दो, ये जो उत्तरी हिंद महासागर है इसमें केवल गर्म जलधारा प्रवाहित होती है उत्तरी हिंद महासागर में। दूसरी तरफ यह कहा जाए, शीत ऋतु में विपरीत विस्मृति धारा चलती है। ये विपरीत विस्मृति धारा चलती है शीत ऋतु में। बस क्लियर? अब एक चीज सोचो, ये तो उत्तरी हिंद महासागर हो गई। अब गर्मी के मौसम स्थिति चेंज हो जाएगी। यदि हम गर्मी के मौसम की बात करें तो गर्मी के मौसम में कैसे यह चेंज हो जाएगा? देखो ध्यान से, मिटा देता हूं इसको। अब सोचो, अब गर्मी के मौसम हवाएं चलेंगी। तो मौसम में परिवर्तन से कैसे हवाओं की दिशा चेंज हो रही है गर्मी के मौसम में? ये अफ्रीका महाद्वीप है। आप सोचो, गर्मी के मौसम में यह आपका इक्वेटर है, विषुवत रेखा। अब गर्मी के मौसम देखो स्थिति कैसे चेंज होगी। ध्यान से सुनने इस बात को तो मजा आएगा। यह अफ्रीका महाद्वीप है। हम विषुवत रेखा की बात करें, अब गर्मी के मौसम में क्या होगा? स्थलीय भाग का ताप ज्यादा होगा। गर्मी के मौसम में स्थलीय भाग ज्यादा गर्म होगा, जलीय भाग कम गर्म होगा। स्थलीय भाग पर लो प्रेशर, जलीय भाग पर हाई प्रेशर। हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। स्वाभाविक है, गर्मी के मौसम में हवा की दिशा यूं होगी। अब सोचो, यह पहली चीज, हवा की दिशा इधर क्यों है?
मैंने क्या कहा था? उत्तरी गोलार्ध में हवाएं किधर मूव करेंगी? राइट, ये राइट मूव करेगी। दक्षिणी गोलार्ध की हवाएं किधर मूव करती हैं? लेफ्ट, ये राइट मूव कर रही है। अब इनकी दिशा यूं है, देखो आप, दिशा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर आग किधर से रही है? दक्षिण पश्चिम से। और जिधर से आती है उसी के आधार पर इसका नामकरण होता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी अपवाह। अब इसका नाम होगा दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं। हमेशा ध्यान दो इस बात को, गर्मी के मौसम की बात करें, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं की बात करें, इनकी दिशा देखो कैसे चल रही है। साउथ वेस्ट से नॉर्थ की ईस्ट की ओर चल रही है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चल रही है। हमेशा ध्यान देना इस बात को। पहली बात, अब देखो तो ये क्या करेगी? जल को पुश करेगी, और जब जल को पुश करेगी तो जल धारा की दिशा यूं होगी। इस जलधारा का जो नाम होगा दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी अपवाह। इस जलधारा का नाम होगा दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी अपवाह। इस जलधारा का नाम होगा। सोचो ये जलधारा कैसे चल रही है, इसका डायरेक्शन देखो कैसे, क्या डायरेक्शन है इसका। आप सोचो ये धारा जाके विस्तृत रेखा के पास मिल जाएगी। अच्छा, इसका मतलब ये है कि गर्मी के मौसम में क्या होता है? हम गर्मी के मौसम की बात करें, हमेशा ध्यान दो इस बात को, हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं। हवाओं की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। हम तीसरी चीज बात करें, इन हवाओं की जो दिशा है, तीसरी बात ध्यान सुनो इस बात को, हमेशा जलधारा हमेशा अफ्रीका के पूर्वी भाग से शुरू होकर अरब सागर होते हुए बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है और अगली चीज, गर्मी के मौसम में विपरीत विस्फुटी धारा नहीं चलती। हमेशा ध्यान दो इस बात को, हवाएं समुद्र स्तर की ओर चलती हैं। हवाओं की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। जलधारा अफ्रीका के पूर्वी भाग से शुरू होकर अरब सागर होते हुए बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है। गर्मी के मौसम में विपरीत विस्फुटी धारा नहीं चलती। हमेशा ध्यान दो, शीत ऋतु में विपरीत विस्फुटी धारा चलती है। अब मैंने क्या कहा था? उत्तरी हिंद महासागर की सभी जलधाराएं हमेशा गर्म होती हैं, अर्थात उत्तरी हिंद महासागर में ठंडी जलधारा चलती ही नहीं।
उत्तरी हिंद महासागर की जलधारा गर्मी के मौसम में अलग होगा और ठंड के मौसम में अलग होगा। अब हम बात करें दक्षिणी हिंद महासागर की जलधारा। हमेशा ध्यान दो इस बात को, यह जलधारा की दिशा चेंज होती है केवल उत्तरी हिंद महासागर में, और दुनिया में कहीं भी यह चेंज नहीं होती है। अब सोचो जरा, मैं एक मैप बना रहा हूं। ये इक्वेटर है, ये अफ्रीका है, महाद्वीप। ये आपके ऑस्ट्रेलिया है। अब एक से ध्यान दो इस बात को, ये आपका मेडागास्कर है, ये मोजाम्बिक देश है, मोजाम्बिक। ये मेडागास्कर है। अब सोचो, यह दक्षिणी हिंद महासागर है, जलधारा यूं चलेगी। इसका नाम है दक्षिणी विस्वती गर्मधारा। यह धारा जब आगे जाएगी तो इसका भी नाम है दक्षिणी विस्वती गर्मधारा। अब इसे सोचो जरा, अब क्या होगा, यह धारा दो भागों में टूट जाएगी। इसका नाम होगा मेडागास्कर की गर्म धारा, और यह जो धारा है इसका नाम होगा मोजाम्बिक। गर्म धारा नीचे जब दोनों आएंगी तो दोनों मिल जाएंगी। इसका नाम होगा अगलुहास। गर्म धारा ये सीधे पछुआ पवनों के प्रभाव में आ जाएगी, पछुआ पवनों के ये घूम जाएगी। इसका नाम होगा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की ठंडी जलधारा। इसका नाम होगा दक्षिणी हिंद महासागरी ठंडी जलधारा। पूरी बात ध्यान दो इस बात को, ये दक्षिणी विस्वती धारा ये घूम गई। लेफ्ट क्यों घूमी? क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध की जलधारा अपने किधर घूम जाती है? लेफ्ट। ये बीच में मेडागास्कर आ गया, ये धारा दो भागों में टूट गई। मेडागास्कर के जो पूर्व में जा रहे मेडागास्कर गर्म धारा, और एक धारा बीच चैनल में मोजाम्बिक की गर्म धारा, क्योंकि मोजाम्बिक देश है।
दोनों धाराएं आई और नीचे मिल गई तो इसका नाम चेंज हो गया, अग्लुहास की गर्म धारा। अब एक चीज सोचो, ये धारा पछुआ पवनों के प्रभाव में आ गई, इसका नाम हो गया दक्षिणी हिंद महासागरी ठंडी जलधारा। इसका नाम हो गया ठंडी जलधारा। अब सोचो जरा, ये धारा आगे गई, आगे घूम गई पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की ठंडी जलधारा। ये ठंडी क्यों होगी? कि ध्रुव किधर जा रही है? इक्वेटर की तरफ जा रही है। यदि ठंडी होगी तो यहां क्या पाया जाएगा? मरुस्थल। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल। हमेशा ध्यान दो इस बात को, इसका मतलब ये कि दक्षिणी हिंद महासागर में गर्म ठंडी दोनों होती है, पर उत्तरी हिंद महासागर में ठंडी जलधारा प्रवाहित नहीं होती, केवल गर्म जलधारा प्रवाहित होती है। मैंने क्या कहा? यह मेडागास्कर एक देश है। हमेशा ध्यान दो, ये मोजाम्बिक की गर्म धारा है, इसकी जो पूर्व में बह रही मेडागास्कर की गर्म धारा, दोनों का नीचे मिलन हुआ, उसका नाम क्या रहा? अग्लुहास की गर्म धारा। साइकिल पूरा हो गया। इसका देखा प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, और हम बात करें हिंद महासागर की, ये सारी जलधाराएं हैं। हमेशा ध्यान दो इस बात को। लेकिन यदि पूरे महासागर की जलधारा को एक बार साइकिल बनाया जाए तो जलधारा कैसे चलेगी और किस रूप में चलती है? मैं एक मैप बनाता हूं, पूरी दुनिया का मैप। देखो आप, ये रफली बनेगा, आपको भी रफली बना लेना है खुद समझने के लिए। ये आपका इक्वेटर है, ये इक्वेटर है। दक्षिणी अमेरिका, ये आपका उत्तरी अमेरिका, ये आपका यूरोप है। अफ्रीका, ये आपका पूरा क्या है? रुक जाओ, रुक जाओ। हमें जलधारा का दिशा की बात देखो। यूरोप, एशिया में धारा बना रहा हूं मैं, रफली देखो आप। हमेशा ध्यान दो इस बात को, जलधारा यूं चलेगी, ये जलधारा यहां आ गई, जलधारा यूं आ गई, ये घूम गई क्यूरोसियो। ये धारा जब आगे आएगी, हमेशा ध्यान दो, दो भागों में टूट जाएगी, एक ऊपर चली जाएगी, एक नीचे आएगी। उसका नाम क्या होगा? कैलिफोर्निया की धारा। मैंने कहा उत्तरी विस्तृति, ये सीधे आ गई क्यूरोसियो, ये आपका क्यूरोसियो है।
अब सोचो जरा, ये क्यूरियोसिटी है, ये क्या आपका कैलिफोर्निया। हमेशा ध्यान दो इस बात को, ये क्या आपका अलास्का। कि ठंडी होगी की धारा, या ब्रिटिश कोलंबिया की धारा। बस धारे को देखते चले जाओ आप, ऊपर से क्या होगा। ये धारा जब आगे आई है तो हमेशा ध्यान दो इस बात को, यू धारा आगे जा रही है, एक धारा यूं आएगी, एक धारा यूं आएगी, ओयासियो और ओखोटस्क की धारा चल पड़ेगी। हम दक्षिण की बात करें, दक्षिण में धारा यूं चलेगी। ये धारा जब आगे आएगी तो घूम जाएगी। जब ये धारा घूमेगी तो यूं आएगी। पूरी बात, एक धारा यूं चली जाएगी, एक धारा यूं चली जाएगी। मैप पे ध्यान से सुनो इस बात को, मैं मैप बना रहा हूं मैं। ये क्यू रेशियो है, क्यू रेशियो। ये दक्षिणी प्रशांत महासागरी हम धारा की बात करें, ये धारा जब आई है तो ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की गर्म धारा। इस धारा का जो नाम होगा पेरू की ठंडी धारा। ये धारा तो उत्तरी विस्तृति धारा और दक्षिणी विस्तृति धारा। फिर देखो ये इधर से धारा चली गई अंटाइल्स अंटाइल्स, फ्लोरिडा, गल्फ स्ट्रीम, उत्तरी अटलांटिक, अपवा, नॉर्वे की गर्म धारा, कनारी धारा, एक पूर्वी ग्रीनलैंड, एक लैब्राडोर की ठंडी जलधारा। ये हमारा साइकिल पूरा हो चुका है। फिर नीचे क्या होगा, दक्षिणी विस्तृति। ये क्या होगा, पूर्वी ब्राजील की गर्म धारा। ये जो चली आई ये घूम जाएगी, ये जो गई ये आके फॉकलैंड। पूरी बात ध्यान दें इस बात को, फॉकलैंड कैसे बना, यही एक धारा जाके फॉकलैंड का रूप ले ली है। देखो आप, ये जब आगे आई तो इसका नाम चेंज हो गया। इसका नाम चेंज क्या हुआ, दक्षिणी अटलांटिक अपवा। ये दो भागों में टूट गई, एक ऊपर चली गई, एक नीचे चली आई। इसको कहते हैं वेनेजुएला की ठंडी जलधारा। अब सोचो आप, दक्षिण हिंद महासागर की बात करें, धारा यूं चलेगी, दो भागों में टूट जाएगी, नाम देखो चेंज। फिर होगा क्या, आपके दोनों का आगे मिलन हो जाएगा, धारा चल पड़ेगी। देखो कैसे धारा चल रही है हमारी, पूरी साइकिल पूरा। ये आपका है मेडागास्कर की गर्म, ये कौन है, मोजाम्बिक की गर्म, ये कौन है, अग्लुहास, ये कौन है, दक्षिणी हिंद महासागरी, और ये कौन है,
पश्चिमी, ऑस्ट्रेलिया की ठंडी जलधारा। ये पूरी साइकिल है जलधारा की। बस आपका जलधारा का टॉपिक खत्म। कल हम बात करेंगे मत्स्यन और प्रवाल चट्टाने, कोरल रीफ की बात करेंगे कि कोरल रीफ कहां पाई जाएगी, कौन से फैक्टर कोरल रीफ को प्रभावित करते हैं, अब पूरी दुनिया में कहां कहां से कोरल रीफ पाई जाती है, कल मैं इसे बताऊंगा हमेशा। उसके बाद में आऊंगा सीधे स्थल मंडल, लिथोस्फीयर, पृथ्वी के स्ट्रक्चर, पर्वत पहाड़ की बात करेंगे। और दुनिया में जितने भी पर्वत और पहाड़ हैं मैं सब पढ़ा दूंगा आपको। बस अच्छा, उत्तरी हिंद महासागर की जलधारा तो हमेशा चेंज होती है। गर्मी के मौसम में कुछ और होगा और ठंड के मौसम में कुछ और होगा, ये हमेशा है। इसलिए उत्तरी हिंद महासागर की जलधारा का हम लोगों ने नहीं बनाया क्योंकि उसकी दिशा हमेशा चेंज होती है। गर्मी के मौसम अलग और ठंड के मौसम में क्या होगा, अलग। आज जब एटलस देखोगे ना तो इस तरह जलधाराएं आपको चलती हुई दिखेंगी। देखो कितना आसान है। एक बात मैं कहना चाहता हूं, जो लोग बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस के पीटी देने वाले होंगे, इकोनॉमिक सर्वे मैंने यूट्यूब पर लोड कर दिया है। हार्डली 15-20 पेज का नोट्स होगा, बहुत बेहतरीन तैयार किया गया है। उन नोट्स को चाहे तो देख सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं। थैंक यू। हम लोग मिलते हैं कल पूरे जोश के साथ। ओके।